हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध प्रवासी लेखिका उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी मेनका रंभा उर्वशी। तो शुरू करें कहानी मेनका रंभा उर्वशी। अपने मोहल्ले की तो बात ही क्या, आसपास के 4 मोहल्ले की बिरादरी में भी परशु की चाची के जोड़ की कोई खूबसूरत स्त्री न थी। शादी के 28 साल बाद भी जब वो कहीं किसी के घर काम काज में पहन ओढ़ कर बैठती तो उनके रूप की झिलमिल आभा से नई नई लड़कियां व बहुएं शर्मा जाती। भाग्य से तीनों बेटे भी ऐसे थे जैसे चांद के टुकड़े। जब छोटे थे तो चाची उन्हें डर के कारण कभी साफ सुथरा न रखती थीं। हर तरह के लोग आते जाते रहते थे, कहीं कोई नज़र न लगाते। खास तौर से हरी की माँ की नज़र तो गजब की थी। पहली बार जब वो हरी को लेकर चाची से मिलने आई तो हरी से कुछ ही बड़े विशन को देखकर ललक कर रह गई। हरी काला, गंदा, मरियल और चिड़चिड़ा था और विशन जैसे गुलाब का फूल। उसके जाने के बाद कितने ही दिनों तक विशन को बुखार आता रहा। इसी से विशन और नारायण को चाची जानबूझकर गंदा और मैला कुचैला ही घूमने देती। तीनों बेटे जब बड़े हुए तो उन्हें देखकर चाची का कलेजा गर्व से फूल उठता। विशन के 21 पार करते न करते चाची ने बहू खोजनी प्रारंभ कर दी। उनका अरमान था कि तीनों बहुएं बेटों से बढ़कर नहीं तो कम से कम जोड़ की तो हों ही। स्वयं अपने अनुभव से उन्होंने जाना था कि मनचाहा साथी न मिलने से कैसा लगता है। पुराने घर की दबी ढकी लड़की थी, इसलिए परशु के चाचा को देखकर वो चुप रह गई थीं। आंखों की सीपियां कोरें अपने आप ही भीग उठी थीं और वो गुमसुम बैठी रह गई थीं। भला करती भी क्या, जन्म भर का साथ था, उसे निभाना तो था ही। तो विशन के विवाह के लिए उनके दिल के कोने में मुद्दतों से सोए अरमानों ने करवट ली। बहू आएगी तो अप्सरा जैसी, और उसकी खोज में चाची जमीन आसमान एक कर देंगी। जान पहचान, मोहल्ले टोले, नाते रिश्तेदार, सभी को ये बात जता दी गई। जब खोज शुरू हुई तो चाची ने जाना कि ये काम कितना कठिन है। अगर किसी लड़की की आँख नाक दुरुस्त तो रंग सांवला, रंग साफ तो शक्ल ऐसी कि देखो कि सिर पीट लो। अगर कोई ऐसी होती कि रंग भी गोरा और शक्ल भी अच्छी तो कद नाटा होता या अधिक लंबा। कोई मोटी होती तो कोई सूखी लकड़ी सी। किसी के चेहरे पे रौनक ना होती तो कोई बिल्कुल पुरखा सी लगती। इधर चाची जोर शोर से बहू ढूंढ रही थी, उधर गोरा और आकर्षक विशन अपने साथ पढ़ने वाली एक मुसलमान लड़की से मित्रता बढ़ा रहा था। रज़िया खूबसूरत तो नहीं कही जा सकती थी, और वो खूबसूरत होती भी तो क्या, चाची को धर्म थोड़े ही गंवाना था। उन्होंने जब यह जाना तो रो रो कर अधमरी हो गई। 3 दिन खाना नहीं छुआ तो चाचा ने घबरा कर विशन को ताड़ दिया। विशन आया तो था दृढ़ बनकर, पर माँ को देखकर उसके पैर डगमगा गए। चाची रोते रोते हाथों से सिर पीटते हुए उसे भला बुरा कहती रहीं और वो सुनता रहा। उसे विचलित देख उन्होंने तीर छोड़ा, तो कैलाश नाथ के यहाँ सगाई कर दें? नहीं अम्मा, ये नहीं। धीर निष्कंप कंठ से विशन ने कहा, मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम मेरी मानो। अभी कई साल तक मैं शादी नहीं करूँगा। चाची तड़प कर रह गई। 2 साल की खोज के बाद कैलाशनाथ की लड़की मिली थी। ऐसी लड़की थी कि कमरे में आए तो उजाला हो जाए, मगर तकदीर को कोई क्या करे। चाची की आंखों से आंसू बहते रहे। उन्होंने जब देखा कि विशन पर कोई असर नहीं होता तो वो उठीं और अपनी पूजा की कोठरी में जाकर लेट गईं। उस कोठरी के एक कोने में ठाकुर जी थे। उनके अलावा चाची की सभी खास खास चीज़ें भी इसी कोठरी में रहती थीं। देशी घी की हांडी, नाश्ते का डिब्बा, बढ़िया अचारों के मर्तबान, किसी मेहमान के आने पर निकाला जाने वाला चाय का सेट और चाची के धराऊ कपड़ों का बक्स। जब चाची खिन्न या दुखी होती तो इसी कोठरी में आकर चटाई पर पड़ रहती। सब तुम्हारी माया है प्रभु। लंबी और गहरी सांस लेकर उन्होंने ठाकुर जी की तरफ देखा, पर ठाकुर जी वही शून्य भाव मुख पर लिए अपनी छत के नीचे सिंहासन पर बैठे रहे। ये चोट कम न हो पाई थी कि उन्हें दूसरी चोट लगी। उनकी भावज की चचेरी बहन के देवर कैलाशनाथ ने जाने कैसे भनक पाकर अपनी लड़की की सगाई कहीं और कर दी, और कहीं दूर भी नहीं, उसी मोहल्ले में 4-6 घर छोड़कर, नाटे काले बदसूरत हरी से। चाची ने सुना तो सन्नाटे में आ गई।
हरी की माँ स्वयं एक खुशखबरी लेकर आई थी, इसलिए चाची खून का घूंट पीकर रह गईं। मुबारकबाद भी दिया, फीकी मुस्कान होठों पर लाकर। पर हरी की माँ के चले जाने के बाद उन्होंने रो रो कर हरी की माँ व कैलाशनाथ को वो कोसा कि परशु के चाचा चुपचाप खड़ाऊ पैरों में डालकर बाहर खिसक गए। हरी की माँ के खानदान में कब किस लड़की का किस पुरुष से संबंध रहा, हरी की विधवा बुआ को कब बनारस में छोड़ दिया गया और उन्हें मरा हुआ बता दिया गया, ये सब बातें भी उन्होंने ज़ोर शोर से सुनाईं। फिर आंचल से आंखें पोंछ कर रसोई में जा बैठीं और लंबी आह भरकर बोलीं, जब अपना ही सोना खोटा है तो क्या किया जाए। विशन बात अगर मान ही लेता तो ये नौबत क्यों आती। और गुमसुम हो रही। चाची बहू देखने गईं तो मगर उनका मन बुझा बुझा सा था। घूंघट उठाकर उन्होंने हरी की बहू का झुका लजाया मुख देखा तो उनके दिल को जैसे किसी ने ऐंठ दिया। इतनी मेहनत से मेनका सी लड़की खोजी थी, हरी की माँ को बड़ा अपना समझकर सब बातें बताई थीं, क्या इसलिए कि मौका पाकर वो खुद ही उलट कर वार कर दे। भला हरी और इस बहू का कोई जोड़ है। किसी ने ढोलक उनके आगे रख दी। अभ्यस्त हाथ उसे बजाते रहे पर मन भटकता रहा। जल्दी से वो जान छुड़ाकर जाने को उठी, तभी विजय गर्व से फूलती हरी की माँ आ गईं। बहू कैसी लगी, उन्होंने पूछा। तुम्हारे सबके बीच वो चमकेगी। बहुत रोकते रोकते भी चाची ने तीर छोड़ दिया। चादर ओढ़ी और बाहर निकल आई। विशन के लिए लड़की की खोज चलती रही, लड़की वाले भी घेरे रहे। एक सज्जन जब बहुत पीछे पड़े तो परशु चाचा ने हार कर कहा, क्या बताएं साहब, लड़का राजी नहीं है। आप खुद उससे बात कर लीजिए, अगर वो राजी है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तीसरे दिन वो सज्जन का खिला हुआ चेहरा लेकर वापस आए। साथ में विशन को भी लखनऊ से ले आए थे। चाची ने जाना कि विशन ने शादी मंजूर कर ली है, उन्हें काटो तो खून नहीं। मगर विशन लड़की में तो कुछ नहीं है, चाची ने कहा। लड़की के बाप में तो है, कड़वी मुस्कुराहट से विशन ने कहा। मैं 3 साल के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। भगवती प्रसाद मेरा खर्चा उठाने को तैयार हैं। विशन, मैं तेरे लिए बहुत सुंदर लड़की। मेरे लिए बदसूरत और सुंदर सभी लड़कियां बराबर हैं माँ, विशन ने कहा। विशन बेटा, तुझे क्या हो गया है। चाची फिर रोने लगीं। बंद भी करो ये रोना धोना, क्रोधित होकर विशन ने कहा। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने चाची की आंखों पर हाथ फेरा। शादी हो गई। सामान इतना मिला कि चाची उठाते धरते परेशान हो गई। दोहरी दोहरी तिहरी तिहरी चीज़ें, बैठक बरामदा आंगन सब फल मिठाई और सामान से भरे पड़े थे। कमरे में बहू बैठी थी। मोहल्ले टोले की औरतें दहेज देखकर जल उठी थीं। बहू देखकर उनके दिल को ठंडक पहुंची। हरी की माँ बार बार मुस्कुराती और कहती, अरे बहू की मुख दिखरौनी भी तो करो, सामान फिर सहज लेना। वो साथ में अपनी बहू भी लाई थीं। थकी और व्यस्त चाची की नज़र उसके मुंह पर गई। फिर उन्होंने विशन की बहू को देखा। भारी जरी की साड़ी में उगर्शी बनी बैठी थी। उसके काले काले हाथ कोहनी तक जेवरों से भरे थे। उनकी आंखों में हल्का सा विषाद छा गया। नन्ही की बुआ ने कहा, चाची विशन बड़ा तकदीर वाला निकला, संधि का तो घर ही ढोकर ले आया। हाँ, चाची ने भरसक उत्साह दिखाते हुए कहा। शक्ल सूरत में क्या रखा है, बहू सुशील हो, ऊंचे कुल की हो और सुलक्षणी हो। उनकी बात पर नन्ही की बुआ को भले ही विश्वास हो गया हो, पर चाची अपने दिल को न समझा सकी। जब जाति बिरादरी के लोग जीम कर चले गए, नौकर चाकर भी खा पीकर इधर उधर लुढ़क गए, भट्टियों की आग बुझ गई, तो थकी चाची ने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। पत्तलों के ढेर के पास कुत्ते कूं कूं कर रहे थे। आंगन में फलों के झाबों से खुशबू आ रही थी। गीली आंखों से चाची ने विशन के कमरे की ओर देखा। उसकी रोशनी अब बुझ चुकी थी। शिथिल उंगलियों से चाबी का गुच्छा सरक कर खन्ने से जमीन पर गिरा तो चाची चौंकी। झुककर उसे उठाने लगीं तो लगा कि दिल के अंदर कुछ टूट गया है, बुझ गया है। उन्होंने धीरे धीरे कमरा पार किया। अपने कमरे से होकर पूजा की कोठरी में गईं, चटाई खींचकर बिछाई और लेट गईं। इतनी साध और अरमानों से पहली बहू के आने के सपने देखे थे, वो आज आई तो ऐसी आई। विशन अमेरिका चला गया और बड़ी बहू अपने मायके। चाची को चाचा ने बहुत समझाया बुझाया, तब कहीं उन्होंने
इस सब को भगवान की इच्छा कहकर अपने को बहलाया और किशन के लिए लड़की की तलाश में लगी। किशन उनके तीनों लड़कों में सबसे सुंदर था। भावी पत्नी का चुनाव उसने पूरी तौर पर चाची पर छोड़ दिया था। फिर से चाचा की खाली शामें चिट्ठी पत्री में निकलने लगीं। फिर से चाचा के घर लड़कियों की मौसियाँ, बुआएं, चाचियाँ या ताइयाँ आने लगीं। चाची अब भरसक साफ सुथरी रहती, ना जाने कौन कब आ जाए। बहुत मनोयोग से बातें सुनती कि कौन लड़की 7 भाइयों की अकेली बहन है, किसको गाने और पढ़ने में इनाम मिल चुके हैं, और कौन कामकाज में इतनी होशियार है कि उसके आने पर चाची को एक गिलास पानी के लिए भी नहीं उठना पड़ेगा। चाची सब सुनती, फिर कहती, बात यह है कि हम लड़की गोरी चाहते हैं, खूब उजला साफ रंग हो, नाक आँख भी सुंदर हो। आने वाली उनका रूप देखती, हाँ हाँ क्यों नहीं, कितनी तो निराश होकर लौट जाती, कितनी बार लड़की देखने की जिद करती। ऐसे लोगों में राम बाबू की पत्नी भी एक थी। उनकी छोटी बहन का फोटो चाची के मन को भा गया था। राम बाबू की पत्नी भी अच्छी थी, सिर्फ उनके मोटापे ने उनके आकर्षण को ख़त्म कर दिया था। रंग उसका मुझसे भी गोरा है, भोली ऐसी है जैसे गुड़िया, उन्होंने चाची से कहा। चाची ने धीरे से पूछा, तंदुरुस्ती कैसी है? अच्छी है, भरा बदन है, ऐसी दुबली नहीं कि फूंक मारो तो उड़ जाए। मेरी तो बात ही और है, 4 बच्चे होने से शरीर फूल गया है, पर शीलो तो बिल्कुल गुड़िया सी लगती है। चाची को कुछ झुकता देखकर उन्होंने कहा, मैं तो साफ बात कहती हूँ, शीलो सुखटी तो नहीं पर भरा बदन है, अच्छी तंदुरुस्ती है, नहीं तो बाद में 2 तरह की बातें हों। हाँ ठीक है, हमें धान पान सी बहू चाहिए भी नहीं, चाची ने कहा। बाद में फ़ोटो उन्होंने किशन को दिखाया। लड़की सचमुच सुंदर थी। उसने कहा, जैसा तुम ठीक समझो, पर उसके दिल में गुदगुदी होने लगी थी। लिहाजा परसों के चाचा चाची गए और शीलो की गोद भर आए। अब चाची के अरमान पूरे होने को थे। शीलो की तारीफ करते हुए उनका दिल भर भर आता। ऐसी बड़ी बड़ी आँखें, ऐसे लाल लाल होंठ, हंसती है तो फूल झड़ते हैं, आवाज़ ऐसी मीठी कि सुनते रहो, रंग ऐसा कि सोने के गहने घुल मिल जाएं। सुनने वाली कहती, ठीक है चाची, जैसी सास वैसी बहू, किशन भाग्यवान है, कब करोगी शादी? चाची पंखा डुलाती हुई कहती, अब ये समझ लो, आषाढ़ तो ख़त्म हुआ, अगहन तक जरूर कर लेंगे। कभी कभी चाची को लगता कि कहीं उनके हर्ष का प्याला छलक न जाए। शीलो के लिए जाने वाले लहंगे और साज टाँकते टाँकते उनके हाथ रुक जाते। उनके आगे शीलो का चित्र आ जाता। उस बैंगनी बनारसी जोड़े में उनकी मजरी बहू कैसी चमकेगी। उसकी महावर लगी एड़ियाँ, उंगलियों में चमकते हुए नए बिछुए, पैरों में बजते पायल के घुंघरू, सचमुच उनके घर उर्वशी आ रही थी। हरी की माँ बहुत फूली फिरती है ना, जरा सा मुँह रह जाएगा। शीलो हरी की बहू की टक्कर की आएगी। बस हरी की बहू लंबी दुबली है, शीलो का बदन भरा हुआ है। ये इमरती वाले कड़े तो उसके हाथों में बिल्कुल ठीक आएंगे। मुंह देखने के बाद मैं उसके गोरे गोरे हाथों में यही कड़े पहनाऊंगी। काली चूड़ियों में कैसी शोभा देंगे। काली चूड़ियाँ तो बस गोरे हाथों के लिए होती हैं। चाची को वो दिन याद आया जब उन्हें ब्याह की काली चूड़ियाँ पहनाई गई थीं। उनकी सास ने ऐसी बहू पाकर भी खुशी न मनाई थी, क्योंकि चाची गरीब के घर से आई थीं। चाची सोच रही थीं कि वो शीलो को कैसा दुलार करेंगी, उसे किसी काम में हाथ न लगाने देंगी, लेकिन वो तो खुद बड़ी सुशील है, अपने आप ही काम करने से नहीं मानेगी। मगर चाची के मन की न हुई। शादी के पहले शीलो को टाइफाइड हो गया और शादी हटानी पड़ी। 1.25 महीने में वो ठीक हुई, पर कमज़ोर बहुत ही थी। उसके बाद उसका 17 साल का भाई मर गया। ऐसी हालत में चाची शादी की जल्दी कैसे मचाती। उन्होंने किशन से कहा कि जब इतने दिन शादी हटी ही है तो क्यों ना विशन के वापस आने का इंतज़ार कर लिया जाए। इस तरह 1.5 साल बीत गया। विशन के आ जाने पर चाची ने जल्दी मचाई और एक दिन धूमधाम और गाजे बाजे के साथ किशन शीलो से विवाह कर लाया। बारात शाम को लौट कर आई। सुबह से ही चाची के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। कई घंटे बैठकर बड़े मनोयोग से उन्होंने आरती का थाल सजाया था। बीच बीच में अत्यंत व्यस्तता से पूछ लेती थीं, बड़ी बहू सब ठीक है ना? यह नहीं कि उधर से बारात उतरे और इधर भट्टी पर हलवाई मुझे पुकारने लगे, तुम ही देखना भालना सब, और परसों की बहू, औरतें तो तुम्हारे जिम्मे हैं। बड़ी बहू ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, अम्मा सब हो जाएगा, आप परेशान ना होइए। 4 बजे से जात बिरादरी की औरतें जमा होने लगीं। चाची किसी की चादर उतारती, किसी से हंसकर 2 क्षण बोलती,
कि बाजों ने बताया बारात आ गई। पलक मारते आगे का बरामदा औरतों से भर गया। चाची के हाथों में आरती का थाल था। वो लड़के व बहू का परछन करने जा खड़ी हुई। किशन खिन्न और उदास था। उसके पीछे बैंगनी जोड़े में जो शीलो थी, गुलाबी एड़ियां चमकते हुए बिछुए। पर पहले तो चाची ने समझा कि लहंगे ओढ़ने की वजह से शीलो का शरीर भारी लग रहा है, मगर बात ये न थी। पिछले 1.5 साल में शीलो इतनी मोटी हो गई थी कि उसने अपनी बड़ी बहन राम बाबू की पत्नी को भी पीछे छोड़ दिया था। पैर रखकर आने के लिए 7 सकोरे रखे गए थे। शीलो के पैर रखते हुए चूर चूर हो गए तो औरतें आंचल मुंह पर रखकर खिलखिलाने लगीं। चाची की आंखें हरी की माँ से मिलीं। तुरंत ही अत्यंत व्यस्त होकर उन्होंने कहा, बड़ी बहू, नई बहू को ले जाओ, थकी होगी, हाथ मुंह धुलाओ, और स्वयं हलवाई की तरफ चली गईं। वहाँ शाम की दावत का सामान बन रहा था। अंदर से उन्हें ढोलक की ढप ढप और मंजीरों की खनक सुनाई दे रही थी। औरतों का बेसुरा गाना, बच्चों की चीख पुकार, छौंकी गई तरकारी के मसालों की सुगंध, पूरी बेलने वाली औरतों की हंसी और फुसफुसाते हुए स्वर। अरे बूंदी के रायते में नमक अंदाज से डालना, और हलवाई, जब मर्द खाने बैठे तब पापड़ उतारना, नहीं तो सील जाएंगे। छेदी, सकोरे धुल गए ना? अरे बर्फ़ के पानी में केवड़ा डाल देना। जाकर बड़ी बहू से बोतल मांग ला, मिट्ठू की काकी। पर इस सब के पीछे परशु की चाची का दिल भारी था। कैसी निर्दोष थी शीलो। जब उसे देखा था 1.5 साल में इतनी मोटी हो गई तो आगे क्या होगा। कचौड़ी कुरकुरी हो, ये नहीं कि उन्हें जला दो, चाची ने हलवाई से कहा। चाचा को अपनी ओर आते देखकर वो एक क्षण चुप रह गईं, फिर बोली, नहा धो लो, क्या बेवक्त नहाओगे? चाचा उनके दिल की व्यथा खूब समझ रहे थे। हल्के से बोले, पहले तो इतनी मोटी नहीं थी। फिर चुप रहकर उन्होंने कहा, किशन ने तो फेरों से उठकर ठीक से खाया पिया तक नहीं। जाओ उसे कुछ खिला पिला दो, समझा बुझा दो। चाची ने एक आह भरी। उन्हें लगा कि सीने में कुछ अटक सा रहा है। मैं क्या मुंह लेकर किशन के सामने जाऊं? भरे गले से उन्होंने कहा। अब शादी के लिए सिर्फ नारायण बचा था। वो स्वभाव से हंसमुख और लापरवाह था। हंस के बोला, अम्मा, सुंदर बहू के चक्कर में न पड़ो, 2 बार ठोकर खा चुकी हो, अब रहने ही दो। चाची नाराज़ हो गईं। तुम चुप रहो नारायण, अपने ब्याह की बात में टबर टबर न बोला करो। क्या बुरी है मेरी बहुएं? बड़ी बहू सा मायका किसका है बिरादरी में? और मंझली बहू का शरीर? हंसकर नारायण बोला। चाची और अधिक नाराज़ हो गईं। बस चुप रहो, तुमसे कोई सलाह मांगे तो देना, जैसा मेरा मन होगा वैसी बहू लाऊंगी। पड़ोस की कुसुमू की बुआ भी बैठी थीं। नारायण ने हंसकर उनसे कहा, सुनी अम्मा की बातें? उन्होंने जरा उदासी से कहा, अरे चाची का लड़का है, जैसी बहू चाहेंगी मिलेगी, हमारी तरह थोड़े ही। कहकर उन्होंने गहरी सांस लेकर बात आधी छोड़ दी। तब चाची ने पूछा, चंद्रिका बाबू कुसमी के लिए बात करने गए थे, उसका क्या हुआ? होता क्या, फोटो देखकर ही मना कर दिया। शक्ल सूरत भी तो हजारों में एक ही है। कुसमी बुआ को बुलाने आई थी। अपनी बात सुनकर आड़ में खड़ी हो गई, पर नारायण ने उसे देखकर पुकारा, कुसमी क्या बात है, आती क्यों नहीं? तब कुसमी ने सामने आकर कहा, बुआ तुम्हें फूफा ने बुलाया है। बुआ ने तिरस्कार भरी दृष्टि से उसे देखकर कहा, अच्छा, और उठकर खड़ी हो गई। कुसमी उनके पीछे चली तो चाची ने कहा, 2 मिनट बैठना कुसमी, आजकल तो दिखाई ही नहीं देती। मैंने ही मना कर दिया है, बुआ जाते जाते बोली। सारा मोहल्ला उंगली उठाता है। इससे छोटी छोटी लड़कियां अपने घर की हुईं और वो चप्पल सपर सपर करती हुई चली गईं। 2 क्षण सन्नाटा रहा। नारायण बरामदे की जमीन पर उंगलियों से पैटर्न बनाता रहा और चाची करुणा भरी दृष्टि से कुसुमी की आंखों के भीगे कोर देखती रहीं। और कुसुमी, वो अपमान, अनादर, तिरस्कार सहते सहते इतनी कठोर हो गई थी कि उसे बुआ की बातें बुरी नहीं लगती थीं। पर नारायण के सामने उन्होंने न जाने क्या क्या कहा होगा, यही सोचकर उसकी आंखें भर आई थीं। भरसक अपने को संयत कर कर उसने कहा, आप बढ़िया बनाने को कह रही थीं। उसका स्वर भारी था। नारायण चुपके से उठा और निशब्द पगों से बाहर चला गया। तब चाची ने देखा कि कुसुम की आंखों में अवश्य आंसू झरने लगे हैं। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, पुचकारा और कहा, रो ना कुसुमी, बुआ की बातों का कहीं बुरा माना जाता है। कुसुमी ने चाहा कि दीवार से सिर पटक कर मर जाए। इन्हीं बुआ ने प्यार से पाला था और अब जब फूफा निराश होकर लौटते हैं तो ही बुआ उसे विष भरे बाणों से बींध देती हैं। चाची ने उठकर एक तश्तरी में
2 बेसन के लड्डू लाकर उसके हाथ में दे दिए और कहा, ले खा ले कुसुमी, आज ही सुबह मैंने नारायण के लिए बनाए थे। मन नहीं है, कुसुमी ने मोटी धोती के कोर से आंखें पोंछकर कहा। चाची ने धीरे से पूछा, क्यों कुसुमी, इस बार फिर इम्तहान नहीं दे सकती? दे क्यों नहीं सकती? टूट कर कुसुमी ने कहा, पर कहाँ तक अपनी हंसी उड़वाऊँ? 3 बार तो फेल हो चुकी। फिर कुछ रुक कर बोली, तकदीर को क्या करूँ? चाची की आंखें उसकी ओर उठीं। 2 पल उसके सूने शोभाहीन मुख पर टिकी रहीं। सचमुच कौन इससे शादी करेगा? न रूप, न धन, न विद्या। तभी कुसुमी का फुफेरा भाई आ गया और रटे हुए शब्द दोहरा गया, अगर रोना धोना खत्म हो गया हो तो घर चलो, अम्मा बुला रही हैं। कुछ दिनों बाद चाची से चाय के बर्तन मांगने किशोर आया तो उन्होंने पूछा, क्यों किशोर, कौन आया है? जिज्जी को देखने आए हैं, उसने बताया। चाचा आंगन में चारपाई पर कागज़ फैलाए बैठे थे। उन्होंने भी कुछ रुचि दिखलाई। कितने लोग हैं? 5, माँ बाप, 2 बहनें और 1 भावज, किशोर ने चम्मच सहेज कर रखते हुए कहा। उसके जाने के बाद चाची भी चारपाई के पास पीढ़े पर आ बैठी और बोली, हाँ, क्या लिखा है पीलीभीत वालों को? मैंने लिखा है कि लड़की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। चाची का मन भटक गया। भगवान करे ये लोग कुसुमी को पसंद कर लें। भगवान ने उनकी सुन ली, क्योंकि रात को बर्तन लौटाने कुसुमी की बुआ ही आईं और क्योंकि मोहल्ले भर में चाची से ही उनका सबसे ज़्यादा अपनापा था, इसलिए उन्होंने कहा, अंगूठी पहना गए हैं कुसुमी को। चाची ने मुदित होकर कहा, अच्छा? हाँ, अच्छा, ये लो बर्तन, अब चलें। 2 घड़ी बैठो तो। हाँ, क्या करता है लड़का? लड़का बीए में पढ़ता था, बीमार हो गया तो पढ़ाई छोड़ दी। बाप वकील है, घर के अच्छे हैं, अपना मकान है, चाहते हैं कि बहू आए तो काम धंधे में मदद करे। चाची गाल पर हाथ रखकर मनोयोग से सुन रही थी। चलो अच्छा है, तुम्हारा भार हल्का हो जाएगा। बड़ा परेशान किया कुसुमी ने। सो तो है ही, शादी जल्दी ही करना चाहते हैं। कहते कहते उठकर खड़ी हो गई। चाची नारायण के लिए लड़की देखने जाने वाली थी। सुनार कंगन बनाकर दे गया था। इन्हीं को चाची ने हाथों में डाल दिया था और बकस ठीक कर रही थी। चाहती थी कि कुछ दिन बाद कुसुमी की शादी तक वो पीलीभीत में बात पक्की कर लें। तभी नारायण आकर उनके पास बक्स पर बैठ गया और बोला, अम्मा, एक बात मालूम है? क्या? कुसुमी के दूल्हे को तपेदिक है। नहीं, अचकचा कर चाची ने कहा। हाँ अम्मा, बीच में कुछ ठीक हो गया था, पर बीमारी कभी भी उभर सकती है। तुम्हें कैसे पता? मेरा एक दोस्त बता रहा था। चाची ने अपने हाथ रोक लिए और बोली, उसके माँ बाप कैसे हैं? फिर कंगनों को नारायण की तरफ बढ़ाती हुई बोली, सुनार अभी अभी दे गया है, पसंद है? कोई मुझे पहनने हैं? अनमने स्वर में नारायण ने उत्तर दिया। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, अम्मा, चंद्रिका बाबू कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। माना कि कुसुमी के कोई नहीं है, मगर। चाची ने अपनी बढ़िया सिल्क की साड़ी सहेज कर रखी और कहा, मगर माँ बाप कैसे हैं उस लड़के के? ऐसा करना चाहिए क्या? उन्हें क्या अम्मा, उनका क्या जाता है? एक गहरी सांस लेकर चाची ने कहा, अब कोई करे भी तो क्या? कुसुमी के बुआ फूफा जो ठीक समझें करें। कुसुमी से शादी भी कौन करेगा? क्या शक्ल है, क्या रंग, उसके लिए तो वही ठीक रहेगा। नारायण चुप रहा। चाची की बातें ठीक ही थीं, मगर चाची का दिल भी उद्विग्न हो उठा था। कुसुमी को उन्होंने अपने आंखों के आगे बड़ा होते देखा था। उससे उन्हें स्वाभाविक ममता थी। इसी सोच में डूबी थी कि चाचा आ गए। उन्होंने भी कहा, मोहल्ले भर में यही चर्चा है, लड़की को इस तरह से तो कुएं में नहीं झोंका जाता। पर अब उसे लेगा भी कौन? हल्दी लग चुकी, रस्में हो चुकी। चाची बोली, तुम तो दकियानूसी बातों में पड़ी हो। कल को कुछ हो गया तो लड़की कहाँ जाएगी? चंद्रिका प्रसाद कहाँ रखेंगे? तो वो भी क्या करें? 3-4 साल बाद तो उन्हें लड़का मिला है। बदकिस्मत है बेचारी, पढ़ने लिखने में गधी, 3 साल में भी 10वीं नहीं पास कर सकी। कहते कहते चाचा धोती तौलिया उठाकर गुसलखाने में चले गए। दूसरे दिन चाची धरा उठाई में लगी रही थीं। साथ साथ महाराजन को धारा प्रवाह आदेश भी देती जा रही थीं। उन्हें भय था कि उनके पीलीभीत जाने पर नारायण को शायद ठीक से खाना भी न मिले। तभी कुसुमी की बुआ कुसुमी को खींचती हुई ले आईं और ऊंचे स्वर में बोली, चाची, कब की दुश्मनी निकाल रही हो? चाची अवाक रह गईं। हाथ में मिर्च के अचार की तेल की बोतल थी, उसे ज़मीन पर रखकर बोली, क्या हुआ? महाराजन ने झट से चूल्हे से पतीली उतार कर नीचे रखी और तमाशा देखने बाहर निकल आई। कुसुमी की बुआ रोने लगी थी।
तुम्हारे घर से ही बात फैली है चाची। नारायण घूम घूम कर सबसे कहे आया है कि माधव बाबू को तपेदिक है। परशु के चाचा अलग कचहरी लगा रहे हैं। मैं कहती हूँ, क्या हम लोग कुसुमी के दुश्मन हैं और तुम उसके सगे? चाची को क्रोध आ गया। बात तो तुमने बैरियों से ही की है। जानबूझकर तपेदिक के बीमार को कौन लड़की देगा? तुम्हारे लड़की होती तो पीर जानती। अपनी बहुओं के लिए चारों दिशाएं खोज डाली। ऐसी ममता है इससे तो इसी को क्यों नहीं ले लेती? कर दो ना नारायण से शादी। फिर विजय गर्व से फूल कर उन्होंने चाची को देखा कि अब कहो। चाची ने कुसुमी की ओर देखा। पीली मोटी धोती, खुले हुए बाल, इस तरह मौन खड़ी रो रही थी कि जैसे पिघलकर आंसुओं के साथ बह जाएगी। कुसुमी की बुआ ने कहा, चुप क्यों हो गई? दूसरों को कहना आसान होता है, क्या मेरे दिल नहीं है? क्या मैं नहीं चाहती कि लड़की अच्छे घर जाए, पर मजबूरी आदमी की कमर तोड़ देती है। बुआ ने आंचल से आंसू पोंछे। नारायण चुपचाप बरामदे में आकर खड़ा हो गया था। धूप उसके गौर मुंह पर पड़ रही थी। वो आंखों में अव्यक्त सा कुछ लिए सिसकती हुई कुसुमी को देख रहा था। नारायण पर दृष्टि डालते हुए बुआ कहने लगी, ऐसी पीर है तो कर दो नारायण से शादी। एक ही बिरादरी है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ कर दो तो अभी वहाँ से तोड़ दूँ, है हिम्मत? अगर नहीं तो जो जैसा करे करने तो, बीच में ना पड़ो। कहती हुई कुसुमी की बाँह पकड़कर वापस जाने को मुड़ी। चाची ने कुसुमी को एक पल देखा। कुसुमी की आंखें दर्द की तस्वीरें थीं। उसकी वो कातर मुद्रा उनके दिल में उतरती चली गई, जैसे बलि के लिए बकरा जा रहा हो और उसमें विद्रोह करने तक की शक्ति न बची हो। चाची का दिल वेग से धड़क रहा था। महाराजन की आंखें माथे पर चढ़ गईं। कुसुमी की बुआ ने सांस साध ली। चाची नए कंगन अपने हाथों से निकालकर कुसुमी को पहनाने लगी थी। सहसा उनकी आंखें नारायण की ओर उठीं। वो खंबे से टिका मौन हो कुसुमी को देख रहा था। उसकी आंखों में सरस स्निग्ध कोमलता करवटें ले रही थीं। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई एक बेहद खूबसूरत कहानी, मेनका रंभा उर्वशी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।